हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शुभम शर्मा आप सबका कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम यूट्यूब की माध्यम से भारत के सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान की प्रॉपर तैयारी यूट्यूब लेक्चर के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों, उसी कड़ी में भारत के सामान्य ज्ञान में भारत की इतिहास की प्रॉपर क्लासेस चल रही है और छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में हम छत्तीसगढ़ की जनजाति को पढ़ रहे हैं, जिसकी आज मैं तीसरी वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम आज गोंड जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आप जानते हैं कि कंप्यूटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें छत्तीसगढ़ के समस्त एग्जाम में सीजी व्यापम हो गया, सीजी व्यापम के एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये सब में कंप्यूटर से मूलतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारे कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में कंप्यूटर की भी क्लासेस आपको प्रॉपर प्रोवाइड होगी, जिसमें हमारे सौरभ चौबे सर कंप्यूटर आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास कंप्यूटर की आपको 2 से 3 दिन में मिलेगी। उसको भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना मेरे क्लास को आप दे रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये फ्री जो क्लासेस चल रही है उसका लाभ सभी को मिल सके। चलिए दोस्तों, अब हम विलंब न करते हुए आज की क्लास को अपना आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, जिससे सर्वाधिक क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, गोंड जनजाति के बारे में जानते हैं। पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे। अच्छे से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं। परिचय की बात करते हैं। पहली बात तो दोस्तों, गोंड जनजाति को हम 2-3 टाइप से देखेंगे। पहले उसका परिचय में हम नामकरण देखेंगे, ठीक है, उनका संकेंद्रण कहाँ है ये देखेंगे, और उनका सामाजिक सांस्कृतिक जीवन देखेंगे। सीजीपीएससी मेंस में अगर जनजाति से कोई भी क्वेश्चन आता है, आप इस प्रकार की फॉर्मेटिंग करके उसको ईजिली वे में लिख सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा। साथ में प्रीलिम्स में तो ये जो भी फैक्ट मैंने आपको बताया, मैं अभी बताऊंगा या व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ हूं, उस सारे फैक्ट से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप उसको क्या कर सकते हैं, एक लेआउट ले सकते हैं, नामकरण, संकेंद्रण और ये आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, नामकरण से देखते हैं। नामकरण में ध्यान दीजिएगा, जो आपका गोंड शब्द है या पर्वतवासी शब्द है, इसकी उत्पत्ति तेलुगु के गुंड शब्द से हुई है। किससे हुई है? तेलुगु के गुंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ, गुंड का अर्थ तेलुगु भाषा में पर्वत होता है। ठीक है दोस्तों, और गोंड जनजाति पर्वतों में निवास करती है, इस कारण इनको पर्वतवासी कहा जाता है, या पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है, इस कारण पर्वतवासी कहा जाता है। और पर्वतवासी को ही आपके कोयतूर कहा जाता है, जो कि अपनी धारा से कटे हुए रहते हैं और दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करते हैं, या पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, गोंड जनजाति जो होते हैं, गोंड जनजाति के जो लोग होते हैं, वो अपने घर के सामने में एक क्या है, चित्र अलंकृत कराते हैं। उस चित्र अलंकृत को कराते हैं, उसको कहा जाता है नोहडेरा कहते हैं। जो वो घर के सामने आपके जो दीवार रहते हैं, यानी कि एंट्रेंस दीवार में नोहडेरा अलंकृत कराते हैं। घर में मैंने लिखा है, ये घर के सामने में कराते हैं, मतलब एंट्रेंस द्वार में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा होती है मध्य छत्तीसगढ़ में, हरेली के एक दिन पहले हम क्या करते हैं, सवनाही अंकित करते हैं, गोबर से चित्र बनाते हैं शेर भालू का। वैसे ही गोंड जनजाति के जो लोग होते हैं, वो घर के सामने में नोहडेरा अलंकृत कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। जो आपका संकेंद्रण मतलब कि
हमारे गोंड जनजाति के लोग कहाँ कहाँ छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, हमारा जो हमारे गोंड जनजाति के भाई हैं या गोंड जनजाति के लोग हैं, ये संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। अमूमन याद रखिएगा, गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और छत्तीसगढ़ की भी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति की हमारे छत्तीसगढ़ में जनसंख्या 42,98,000 है जी, और जबकि संपूर्ण जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 78,22,000 है। उसमें से 42 लाख गोंड जनजाति के लोग हैं, यानी कि दोस्तों 56%, 50% से भी अधिक 56% जनसंख्या हमारे छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की है। वैसे ही संपूर्ण भारत की भी गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। इस कारण हमारे छत्तीसगढ़ के संपूर्ण छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति पाई जाती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुख्यतः कहां पाई जाती है, तो ध्यान दीजिएगा, मुख्यतः या बस्तर संभाग में, या इसको बोल सकते हैं आप दक्षिणी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ये संकेंद्रण हो गया, ये आपका नामकरण हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं गोंड जनजाति की उपजातियों के बारे में। गोंड जनजाति की दो उपजातियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन गोंड जनजाति की दो ऐसी जातियां हैं जो गोंड से ही बट के बने हुए हैं, या गोंड से ही अलग होके अपना नाम को अलग कर लिए हैं, अपने संस्कार को अलग कर लिए हैं, अपने संस्कृति को अलग कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक है आपका राजगोंड, जो समस्त गोंड जनजातियों में सर्वश्रेष्ठ गोंड जनजाति मानी जाती है, जिसको राजगोंड कहते हैं। और एक है आपका धरगोंड, जो कि इसकी दो उपजातियां हैं जो गोंड शब्द से क्या है, अलंकृत होते हैं। बाकी तो इसकी बहुत सारी उपजातियां हैं। छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की 41 उपजातियां हैं, जिसको प्रैक्टिकल के माध्यम से लिख के बताना तो सहज नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ उप जनजातियों की नाम जरूर बता दूंगा जो कि आपकी गोंड जनजाति की ही है। बट गोंड जनजाति की दो उप ऐसी जातियां हैं जिसमें गोंड शब्द अलंकृत होते हैं, जिसको पहले को राजगोंड कहा जाता है और दूसरे को बोला जाता है धरगोंड। ध्यान दीजिएगा, राजगोंड आपका जमींदारी का काम करते हैं या ये जमींदार होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद जो धरगोंड होते हैं, ये कृषि कार्य करते हैं, ठीक है, या फिर ये खेती का कार्य करते हैं, यानी कि ये किसान होते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो रानी थी, वीरांगना रानी दुर्गावती, वो स्वयं ही गोंड जनजाति की महिला और शासिका रही है, जो गोंड जनजाति को क्या की है, सुशोभित की है अपनी कृतों से। ध्यान दीजिएगा, गोंड जनजाति की गोत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो गोंड जनजाति की 3 गोत्र हैं। जैसे सब जनजातियों की एक गोत्र होती है, गोत्र के बाद ही आज लोग सरनेम लगाते हैं दोस्तों, वैसे ही गोंड जनजाति की भी 3 गोत्र हैं। पहले गोत्र को नेताम कहा जाता है, दूसरे को टेकाम कहा जाता है और तीसरे को मरकाम कहा जाता है। गोंड जनजाति के 3 गोत्र हैं। तो छत्तीसगढ़ में नेताम, टेकाम और मरकाम गोत्र के लोग, यानी कि गोत्र के गोंड लोग निवास करते हैं, गोंड भाई बंधु निवास करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद हम सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के बारे में आते हैं, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो नामकरण, तो एक कोयतुर मतलब ही पर्वतवासी होता है, जो आपका तेलुगु शब्द गुंड है। गुंड का अर्थ ही, गुंड से ही गोंड नाम का उत्पत्ति हुई है। गुंड का अर्थ ही पर्वत होता है और ये पर्वत में निवास करते हैं, इस कारण इनको क्या बोलते हैं, पर्वतवासी बोलते हैं। इसी कारण गोंडों को कोयतुर भी कहा जाता है। इसके बाद मैंने बताया कि ये घर में एक चित्र अलंकृत कराते हैं, जिसको नोहडेरा कहा जाता है। संकेंद्रण कहां कहां है दोस्तों, तो मैंने बताया संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। अमूमन भारत की भी ये सबसे बड़ी जनजाति है और छत्तीसगढ़ की भी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। मुख्य तो बस्तर संभाग में मुख्यतः पाई जाती है। इनकी जनसंख्या के बारे में बताया, कुल जनसंख्या छत्तीसगढ़ में जनजाति की 78,22,000 है, जबकि गोंडों की जनसंख्या 42,98,000 है। कुल जनजाति जनसंख्या का ये 56% अकेले गोंड है। ध्यान दीजिएगा, आपका
ये 41 उपजातियों में बटे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। और इनके दो ऐसे उपजातियां हैं जिनमें इनके गुण नाम अलंकृत होते हैं, वो है आपके राजगुण और धरगुण। मतलब इनके दो प्रकार हैं समझ लीजिए, और बाकी उपजातियां तो बहुत सारे हैं। दो प्रकार, तो एक राजगुण है, एक धरगुण है। राजगुण जमींदार होते हैं और धरगुण आपके कृषि कार्य करते हैं। राजगुण को गुणों में श्रेष्ठ गौड़ जनजाति मानी जाती है, ठीक है। जमींदारी और कृषि कार्य करते हैं। जो वीरांगना रानी दुर्गावती थी वो भी गौड़ जनजाति की ही शासिका और महिला थी, ठीक। ये 3 गोत्र में बटे हुए हैं, पहला नेताम, दूसरा टेकाम और तीसरा मरकाम। ये 3 गोत्र के लोग ही हमारे छत्तीसगढ़ और संपूर्ण भारत में निवास करते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के बारे में, गौड़ जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के बारे में। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। और ये आपका व्हाइट बोर्ड में जिस फॉर्मेशन में मैंने लिखा हुआ है, ये आप नोट्स भी इसी फॉर्मेशन में बनाइएगा ताकि आपको पढ़ने में बहुत सरलता हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाषा समूह। अब ये गौड़ जनजाति कौन से भाषा समूह में आती है, तो ध्यान दीजिएगा, ये द्रविड़ भाषा परिवार की जातियां हैं। द्रविड़ भाषा परिवार में ये आती है। गौड़ जनजाति की बोली कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा, ये गोंडी बोली बोलते हैं। गौड़ जनजाति के लोग गोंडी बोली बोलते हैं, ठीक है। गौड़ लोग यानी गोंडी बोले बोलेंगे, एकदम सरल, एक नंबर याद हो जाएगा ये। इसके बाद जो पेय पदार्थ हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये पेज पीते हैं। क्या पीते हैं, जो चावल हम पकाते हैं, चावल पकाने के बाद जो उसमें आपका पानी रहता है, उस पानी को पसाते हैं, ठीक है। मतलब उसको खाली करते हैं और चावल बस को रखते हैं खाने के लिए। तो जो खाली होता हुआ पानी रहता है दोस्तों, उसी को पेज कहा जाता है। ये पेज पीते हैं, ठीक है। दूसरा, ये महुआ का शराब पीते हैं, याद रखिएगा, क्या पीते हैं, महुआ का शराब पीते हैं। महुआ का शराब पीते हैं, याद रखिएगा, ये शराब प्रेमी है, ठीक है। और इनके जीवन में महुआ का वृक्ष अत्यधिक क्या है, महत्व रखता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ से। इनके पंचायत प्रमुख को, एक पंचायत प्रमुख होता है जो सबको सलाह देता है दोस्तों। तो गौड़ जनजाति में आपका एक इनके पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है। गौड़ लोग राजा होते हैं, तो इनके पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका यहां से समझिएगा, अब सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन में दूसरा आता है मृतक संस्कार। तो याद रखिएगा, गौड़ जनजातियों में मृतक संस्कार के लिए एक विशेष विधि है और विशेष रस्म है, जिसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। ये जो अगर किसी व्यक्ति का यानी कि अगर कोई व्यक्ति चेचक, ध्यान दीजिएगा, इस रोग का नाम चेचक रोग से या कुष्ठ रोग से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चेचक रोग या कुष्ठ रोग से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो व्यक्ति जब मृतक व्यक्ति को इनमें दफनाने की एक ना प्रक्रिया है, तो उस मृतक व्यक्ति को कैसे दफनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, उनके सिर को दक्षिण दिशा में रख के दफनाया जाता है। यानी कि सिर दक्षिण दिशा में रहता है और जो पैर वाला हिस्सा है वो उत्तर दिशा में रहता है। ऐसे दफनाने की प्रक्रिया है। तो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौड़ जनजाति में मृतक संस्कार होने पे दफनाने की कैसी प्रक्रिया है, तो आपका राइट आंसर रहेगा दक्षिण दिशा में सिर रख के दफनाने की प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा। अब किसी की इनके परिवार में मृत्यु हो जाती है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इनका मृतक संस्कार में 2 रस्म होते हैं। पहला रस्म तीसरे दिन में मृत्यु हुई है, तो हमारे यहाँ तो जैसे 13 दिन का कार्यक्रम होता है, 10 दिन में 10 गात, 13 दिन में 13वीं होता है, वैसे ही इनके यहाँ भी 10 दिन का कार्यक्रम होता है। तो याद रखिएगा, इनके यहाँ तीसरे दिन के कार्यक्रम को बार बार पूछा गया क्वेश्चन, कोज्जी कहा जाता है। कोज्जी संस्कार, कोज्जी मृतक संस्कार कहा जाता है, जो कार्यक्रम तीसरे दिन होता है, ठीक है। और 10वें दिन एक कार्यक्रम होता है, जैसे हमारे यहाँ 10वें दिन को 10 गात्र कहा जाता है, तो गौड़ भाई बंधुओं में 10वें दिन के कार्यक्रम को कुंडा कहा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। फिर से देख लीजिए, मृतक संस्कार में जो 10वें तीसरे दिन कार्यक्रम होता है उसको कोज्जी मृतक संस्कार कहा जाता है, और जो 10वें दिन कार्यक्रम होता है उसको कुंडा मृतक संस्कार कार्यक्रम कहा जाता है, ठीक है। और दफनाते कैसे हैं, दक्षिण दिशा में सिर रख के दफनाया जाता है, यानी उत्तर दिशा में उनका पैर रहेगा।
ये आपकी मृतक संस्कार की विधि हो गई जिनसे क्वेश्चन बना हुआ है। इसके बाद देखते हैं विवाह। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, विवाह याद रखिएगा। ये गौड़ जनजातियों में विवाह और पूरे जनजाति समाज में विवाह, पर्व, गीत, नृत्य, देवता, ये सब बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध है। और ये अपने ही प्रकार की विवाह, गीत, नृत्य ये सब करते हैं और अपनी संस्कृति और सामाजिक जीवन में बहुत ही महत्व देते हैं। तो आपको भी इनके विवाह, पर्व, नृत्य को बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, विवाह तो याद रखिएगा, गौड़ जनजाति का प्रमुख विवाह है दूध लौटावा। दूध लौटावा मतलब जो ममेरे फुफेरे भाई बहन यानी अपने मामा की बेटी बेटा से या फूफा की बेटी बेटा से विवाह कर लेते हैं, मतलब विवाह हो जाता है, उसको बोलते हैं दूध लौटावा या ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह दूध लौटावा कहलाता है। दूसरा विवाह है लमसेना विवाह। लमसेना विवाह यानी कि आपका जो लमसेना विवाह यानी कि जो वर के पास क्या है, मूल्य नहीं होता है वधु को देने के लिए, तो वर वधु के घर जाके सेवा कार्य करता है, उसी को बोलते हैं लमसेना जाना विवाह। या फिर आपका गौड़ जनजाति में इस विवाह को, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौड़ जनजाति में इस विवाह को चरघिया कहा जाता है। गौड़ जनजाति में इस विवाह को क्या कहा जाता है, चरघिया विवाह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भगेली विवाह। भगेली विवाह लड़की लड़के के घर जाके शादी करती है, उसको भगेली विवाह, मतलब लड़की लड़के के घर भाग के चले जाती है और विवाह करती है, उसको भगेली विवाह कहते हैं। ये भी गौड़ जनजाति में प्रचलित है। इसके बाद पायसोतुर विवाह। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या होता है, लड़की के द्वारा या लड़के के द्वारा लड़की का अपहरण करके जो विवाह किया जाता है उसको पायसोतुर विवाह कहते हैं। ये अपहरण विवाह ही है। ठीक, एक होता है दोस्तों चढ़ विवाह। तो वो ये होता है कि लड़की लड़के के घर में जाके रहने लगती है और उसके बाद आपका विवाह करती है, वो कहलाता है चढ़ विवाह। लड़की लड़के के ऊपर, समझिए लड़के के परिवार के ऊपर चढ़ जाती है कि मेरे को इसी लड़के से विवाह करनी है, वो होता है आपका चढ़ विवाह। ठीक, और लास्ट होता है दोस्तों पठौनी विवाह। तो पठौनी विवाह क्या होता है, ये सामान्य विवाह के जैसा ही है, इसमें सिर्फ एक ही परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन ये है कि इसमें लड़की लड़के के घर बारात लेके जाती है। इस विवाह को बोलते हैं पठौनी विवाह। इतने प्रकार के विवाह गौड़ जनजाति में प्रचलित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो गौड़ जनजाति है ये एक विवाह भी करते हैं और बहु विवाह भी करते हैं। तो गौड़ जाति में दोनों प्रकार के विवाह किए जाते हैं, एक विवाह भी किया जाता है, मतलब एक स्त्री से बस विवाह भी किया जाता है, बहु विवाह भी किया जाता है, यानी कि एक से अधिक स्त्रियों से भी विवाह किया जाता है या एक से अधिक पुरुषों से भी विवाह किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों प्रचलित है। उस दिन मैंने समाज के बारे में बताया था, तो पूरा जनजाति समाज, समस्त जनजाति समाज क्या है दोस्तों, पितृसत्तात्मक है, याद रखिएगा। और जनजाति समाज में स्त्रियों की स्थिति क्या है, आपकी गौरवान्वित है, बहुत ही उच्च दर्जा प्राप्त है स्त्रियों को भी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, तो पर्व की बारे में बात कर लेते हैं। तो गौड़ जनजाति कौन कौन से पर्व मनाती है, तो विभिन्न प्रकार के पर्व मनाती है गौड़ जनजाति। तो कौन कौन से पर्व है, तो मेघनाथ पर्व मनाती है, नवाखानी पर्व मनाती है, बिंदरी पर्व मनाती है, ठीक, बंकपंथी पर्व मनाती है और लारूकाज पर्व मनाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां से याद रखिएगा कि जो मेघनाथ पर्व है ये गौड़ जनजाति का प्रमुख पर्व है, जो कि फागुन माह में मनाया जाता है। नवाखाई पर्व, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नवाखानी या नवाखाई बोलते हैं, नवाखाई पर्व गौड़ जनजाति आपकी नई फसल आने पे मनाती है। और लारूकाज पर्व, तो लारूकाज पर्व गौड़ जनजाति आपके विवाह के अवसर पे मनाती है। और ये पर्व को वो सामान्य अवसर पे आपका क्या करती है, मनाती है, यानी कि ये पर्व को सेलिब्रेट करती है जो गौड़ जनजाति है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इतने पर्व हैं जो मैंने आपको अच्छे से बता दीजिएगा, याद रखिएगा इस चीज को। इसके बाद और क्या पर्व मनाती है, तो छेरता पर्व मनाती है, छेरछेरा के समय छेरता पर्व मनाती है। जवारा, तो माता जब विराजमान होती है, जो आपका नवरात्र चैत्र और कुंवार नवरात्र रहता है उसमें ये जवारा पर्व मनाती है। मड़ई मेला में ये मड़ई का पर्व मनाती है और लिंगोपेन भगवान की पूजा करती है, ठीक है, समस्त गौड़ जनजातियों के द्वारा।
और ये माटी त्योहार मनाती है। याद रखिएगा दोस्तों, जो ये माटी त्योहार है ये भूमि देव की पूजा करते हैं, ठीक है, नई फसल से पहले माटी त्योहार ये ना बस्तर अंचल में मनाया जाता है। और बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि माटी त्योहार कौन से संभाग में मनाया जाता है या कौन से जिला में मनाया जाता है। तो जिला बोले तो बस्तर जिला में और संभाग बोले तो बस्तर संभाग में मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। इसके बाद हम नृत्य की बात करते हैं। तो इन लोग कौन कौन सी नृत्य करते हैं? तो इन लोग कर्मा नृत्य करते हैं दोस्तों, ठीक है। नृत्य मतलब ये कुछ पारंपरिक नृत्य भी करते हैं जो इनकी संस्कृति में समाहित है, जो इनकी ही संस्कृति है और यही ये नृत्य को अच्छे से करते हैं। ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी। तो पहला कर्मा नृत्य करते हैं दोस्तों, दूसरा सैला नृत्य करते हैं दोस्तों, तीसरा बिरहा नृत्य करते हैं दोस्तों, चौथा रीना नृत्य करते हैं दोस्तों, और पांचवा गेड़ी नृत्य करते हैं दोस्तों। गेड़ी नृत्य केवल आपका पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और सुआ नृत्य करते हैं दोस्तों, ठीक है। कहरवा नृत्य करते हैं दोस्तों गोड़ लोग, और एक करते हैं पंडकी नृत्य करते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ से दो नृत्य को अच्छे से बता रहा हूं मैं, और फिर बाकी को भी बताऊंगा। जो गेड़ी नृत्य है ये केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और जो पंडकी नृत्य है इसमें एफ लिखा हुआ हूं मैं, याद रखिए केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, महिलाओं के द्वारा ही पंडकी नृत्य किया जाता है। जो आपका कर्मा नृत्य है दोस्तों ये सामान्य अवसर पे कभी भी किया जा सकता है, खुशी के अवसर पे कर्मा नृत्य कर लेते हैं। जो सैला नृत्य है दोस्तों ये दीपावली के अवसर पे किया जाता है। जो बिरहा नृत्य है दोस्तों ये भी बिरहा और कहरवा नृत्य है, ये भी सामान्य अवसर पे और विशेष अवसर पे दोनों प्रकार से किया जाता है। जो रीला नृत्य है दोस्तों ये आपका मुख्यतः महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन इसमें पुरुष भी भाग लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सुआ नृत्य दोस्तों, तो ये सुआ नृत्य तो हमारे छत्तीसगढ़ की लोक नृत्यों में भी आता है, जो दीपावली के अवसर पे किया जाता है। और मैं पंडकी और गेड़ी नृत्य के बारे में बताया दोस्तों। गेड़ी नृत्य आपका पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और जो पंडकी नृत्य है ये महिलाएं ही संचालित करती है, गेड़ी नृत्य को पुरुष संचालित करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपके नृत्य है, यहाँ से मुख्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जनजाति के हर एक पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, तो अच्छे से उसको ध्यान दीजिएगा। जो कृषि कार्य है, तो जो हमारे गोड़ भाई बंधु हैं या गोड़ जनजाति के लोग हैं वो आपका कृषि कार्य तो दो प्रकार की कृषि करते हैं। ये एक धारिया कृषि करते हैं दोस्तों, और एक बेवार कृषि करते हैं, जो कि आपका एक ही जगह में ही कृषि करते हैं, स्थित कृषि है, ध्यान रखिएगा। और इनके कुछ उपजातियां हैं, जैसे कि अबूझमाड़िया जाति है, वो अबूझमाड़िया जो जाति है ये पेद्दा कृषि करती है दोस्तों, पेद्दा कृषि, जो कि आपकी स्थानांतरित कृषि है। जो इनकी उपजातियां हैं वो स्थानांतरित कृषि करती है, जबकि ये स्थिर कृषि करती है, एक ही स्थान पे ही कृषि कार्य करते हैं गोंड लोग, जिसको धारिया या बेवार कृषि के नाम से जाना जाता है, संबोधित किया जाता है। देवता की बात करें दोस्तों तो इनका मुख्य देव है आपका दूल्हा देव, ठीक है। ये दूल्हा देव को मानते हैं और दूल्हा देव की ही पूजा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सूरज देव को भी मानते हैं, मतलब सूर्य देव की भी पूजा करते हैं, ठीक है। और नारायण देव को भी मानते हैं, ठीक है। तो अलग अलग बीमारी और अलग अलग संस्कार के समय ये अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। मड़ाई के समय पूरा जनजाति समाज आपका लिंगोपेन की और अंगादेव की भी पूजा करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार गोड़ जनजाति भी करती है, क्योंकि ये भी जनजाति समाज में ही आती है, भली ही सबसे बड़ी जनजाति है। तो मुख्यतः याद रखिएगा ये दूल्हा देव की पूजा करते हैं, सूरज देव की पूजा करते हैं और नारायण देव की पूजा करते हैं। यहां से एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इनकी कौन कौन सी उपजातियां हैं, तो सभी उपजातियों को बताना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं कुछ कुछ को बता रहा हूं। पहले याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मुरिया इनकी उपजाति है, डोरला इनकी उपजाति है, अबूझमाड़िया इनकी उपजाति है, धुरवा इनकी उपजाति है, और याद रखिएगा
अगरिया इनकी उपजातियां हैं। मुख्यतः याद रखिएगा कौन कौन सी उपजाति है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। मुरिया इनकी उपजाति है, डोरला इनकी उपजाति है, अबुजमाणिया इनकी उपजाति है, धुरवा इनकी उपजाति है और अगरिया इनकी उपजाति है, जिनके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने आपका भाषा, तो ये द्रविड़ भाषा, गोंडी बोली बोलते हैं, पेय पदार्थ आपका पेज और महुआ पीते हैं। महुआ वृक्ष का इनका क्या है, आपका बहुत ही महत्व है। ठीक, राजा पंचायत को मतलब पंचायत प्रमुख को राजा कहा जाता है। ये आपके गौड़ जनजाति की पूरी विस्तृत जानकारी हो गई दोस्तों, जिसको आप एक बार में अगर आपको याद ना हो तो बार बार वीडियो को देखिएगा, एक नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपकी इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये मेरा वादा रहा। और कहीं से क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चन किसी से भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि गौड़ जनजाति के बारे में ये आपकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी है, जिससे आपके एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बहुत अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों और बहुत अच्छे से समझिएगा, याद कर लीजिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।